ईसीएचएस के 55 लाख लाभार्थियों के लिए 13 महत्वपूर्ण बदलाव हो चुके हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि कौन कौन से बदलाव हुए हैं। इससे पहले पुरानी पॉलिसी क्या थी और नई पॉलिसी क्या थी। देखिए, ईसीएचएस लाभार्थियों को जानकारी के अभाव में कई प्रकार ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो एक्चुअली समस्या है ही नहीं, इसलिए जानकारी रखना बहुत ही जरूरी है। देखिए, आप ईसीएचएस में जो आपका मोबाइल नंबर है, जब कभी आपको ईसीएचएस में लॉगिन करना हो, उसके बाद कोई ओटीपी आता हो, नाम चेंज करना हो या ईसीएचएस की सेवाएं लेनी हो, तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो चालू हालात में होना चाहिए। अब कभी आपका नंबर गुम हो जाए, आपका नंबर बंद हो जाए या फिर पहले से जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसको आप चेंज करना चाहते हैं, तो इससे पहले जो पुरानी पॉलिसी थी उसमें ओआईसी का अप्रूवल चाहिए होता था रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए। अब नई पॉलिसी के अनुसार आप यदि अपना मोबाइल नंबर चेंज करते हैं तो ये तुरंत ही ईसीएचएस में अपडेट हो जाएगा। इसके लिए अब ओआईसी के अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है। दूसरा दोस्तों, आप कुछ समय के लिए आप अपना जो रेजिडेंस है वो चेंज करते हैं, तो आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप अपना ईसीएचएस का पेरेंट पॉलीक्लिनिक भी चेंज करें, तो आप चेंज कर सकते हैं। अब देखिए, चेंज ऑफ पेरेंट पॉलीक्लिनिक रिक्वायर्ड अप्रूवल फ्रॉम बोथ एग्जिस्टिंग एंड न्यू पेरेंट ओआईसीज। पुरानी पॉलिसी के अनुसार जब आप ऑनलाइन अपनी पॉलीक्लिनिक चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट डालते थे तो पहले जो आपकी मौजूदा पॉलीक्लिनिक है वहाँ से अप्रूवल चाहिए होता। उसके बाद जो आप नई ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक अडॉप्ट करना चाहते हैं वहाँ का भी अप्रूवल चाहिए होता। काफ़ी लंबा प्रोसेस था, लेकिन इसको भी बदल दिया गया है। नई पॉलिसी के अनुसार यदि आप चेंज ऑफ पेरेंट पॉलीक्लिनिक करते हैं तो ये ऑटो अप्रूव हो जाएगी, यानी जैसे ही आप रिक्वेस्ट डालेंगे ये रिक्वेस्ट अपने आप ही अप्रूव हो जाएगी और आपको जो पुरानी ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक और नई ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक कहीं से भी अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है। यदि आप अभी करेंगे तो अभी आपकी पॉलीक्लिनिक चेंज हो जाएगी। अब देखिए, नॉन पेरेंट पॉलीक्लिनिक रेफरल्स। इससे पहले जो पुरानी पॉलिसी थी उसमें यदि आप कहीं पे बिहार में है और दिल्ली की किसी ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में इलाज लेने जा रहे हैं, आपकी पेरेंट पॉलीक्लिनिक बिहार में है, तो दिल्ली की जो ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक है वहाँ से यदि आपको रेफरल दिया जाता है तो बिहार की पेरेंट पॉलीक्लिनिक से उसके लिए अप्रूवल चाहिए होता था। लेकिन अब नॉन पेरेंट पॉलीक्लिनिक ओआईसी कैन डायरेक्टली अप्रूव रेफरल्स। आप पूरे देश में कहीं से भी किसी भी ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक से डायरेक्ट रेफरल ले सकते हैं, आपको कहीं से अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए दोस्तों, इससे पहले एक बार आपको यदि रेफरल मिलता था तो ये रेफरल 3 बार यानी आप दिखा सकते थे और 30 दिन के लिए वैलिड होता था। लेकिन इस पॉलिसी को भी बदल दिया गया है। अब आप एक बार रेफरल लेंगे तो 6 बार आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं और ये आपका रेफरल 90 दिनों के लिए वैलिड होगा, यानी 3 महीने तक आपका ये रेफरल चलता रहेगा। अब देखिए दोस्तों, जो कंसल्टेशन की मैं बात कर रहा था कि नंबर ऑफ कंसल्टेशन, पहले आप 3 कंसल्टेशन ले सकते थे, अब आप 90 दिनों के अंदर 6 बार कंसल्टेशन ले सकते हैं। अब देखिए, रूटीन इन्वेस्टिगेशन एंड माइनर प्रोसीजर रिक्वायर्ड फर्दर रेफरल फॉर ईच इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीजर। कहीं से भी डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है, चाहे सर्विस हॉस्पिटल है चाहे आपका इन पैनल प्राइवेट हॉस्पिटल है, वो कहता है कि कुछ इन्वेस्टिगेशन और माइनर प्रोसीजर करना होगा, तो फिर आपको पहले अपनी पॉलीक्लिनिक जाना होता था, वहाँ से दोबारा से रेफरल लेना होता था। लेकिन इसको भी बदल दिया गया है। डॉक्टर यदि चाहते हैं इन्वेस्टिगेशन और माइनर प्रोसीजर करना है तो नो फर्दर रेफरल इज नीडेड विद इन द 3 मंथ पीरियड। तो 3 महीने के दौरान जो आपको रेफरल मिला हुआ है उस पर दोबारा रेफरल लेने की आवश्यकता नहीं है। अब कुछ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन है। देखिए, रिक्वायर्ड रेफरल फॉर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन लाइक सीटी, एमआरआई एंड पेटी स्कैन। तो इसमें एक लिमिट रखी गई थी कि 3000 से ऊपर आपका कोई भी इन्वेस्टिगेशन है तो उसके लिए आपको दोबारा से पेरेंट पॉलीक्लिनिक से रेफरल लेने की आवश्यकता होती थी। अब उसको भी हटा दिया गया है। 3000 से ज़्यादा के इन्वेस्टिगेशन भी आप डायरेक्टली इम्पैनल हॉस्पिटल से करवा सकते हैं, और तो और 70 साल से ज़्यादा
जो सीनियर सिटीजन है, हमारे एक्स सर्विसमैन है या दूसरे ECHS के लाभार्थी है, वो चाहे तो डायरेक्टली इम्पेनल हॉस्पिटल में जाके अपने इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं, उनको कोई रेफरल की आवश्यकता नहीं है। देखिए, प्रोसीजर्स रिक्वायरिंग हॉस्पिटल एडमिशन, रिक्वायर रेफरल फॉर हॉस्पिटल एडमिशन प्रोसीजर। कहीं पे ये आवश्यकता होती थी कि हॉस्पिटल में एडमिट करना है तो उसके लिए रेफरल लेना होता था। अब जो रेफरल एक बार मिला है, उस रेफरल में जो 3 महीने के लिए वैलिड है, उसमें आप एडमिट भी हो सकते हैं, इलाज भी करा सकते हैं, ऑपरेशन भी करा सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन भी करा सकते हैं। जो नौवां बदलाव हुआ है वो है स्पेशल प्रोविजन फॉर सीनियर बेनिफिशरी। पहले जो 75 साल या उससे ज़्यादा के लिए लागू था कि वो डायरेक्टली OPD में जा सकते हैं, कहीं पे भी जो ECHS इम्पेनल हॉस्पिटल है वहाँ पे, और इलाज ले सकते हैं, उसको घटा के अब 70 साल कर दिया गया है। 70 साल या उससे ज़्यादा उम्र है तो वो अब डायरेक्टली इम्पेनल हॉस्पिटल में जा सकते हैं, इलाज करवा सकते हैं। अब पहले देखिए, जो डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल थी वो लिमिटेड टू सर्टेन गवर्नमेंट हॉस्पिटल थी। अब उसमें एम्स, INIs, नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूशंस, टाटा मेमोरियल और अदर हॉस्पिटल को भी शामिल कर लिया गया है। ये सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। नेक्स्ट है रेफरल फॉर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, रेफरल रिक्वायर्ड फॉर कंसल्टेशंस एंड प्रोसीजर्स। इससे पहले पुरानी पॉलिसी के अनुसार गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए भी रेफरल चाहिए होता था, चाहे कंसल्टेशन कराना हो चाहे प्रोसीजर्स करवाना हो। लेकिन अब आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो कोई रेफरल की आवश्यकता नहीं है, चाहे आप कंसल्टेशन करवाएं, चाहे इन्वेस्टिगेशन करवाएं, चाहे प्रोसीजर्स करवाएं। अब देखिए, बेनिफिशरी इन नॉन पेरेंट पॉलीक्लिनिक रिपोर्ट, नो ट्रैकिंग मैकेनिज्म फॉर बेनिफिशरीज विजिटिंग डिफरेंट पॉलीक्लिनिक्स। कोई ECHS का लाभार्थी अलग अलग पॉलीक्लिनिक में इलाज करवाए तो उसका कोई ट्रैकिंग सिस्टम नहीं था कि कहाँ कहाँ पे उसने इलाज लिया है, क्या क्या दवाइयाँ ली है, कहाँ कहाँ रेफरल लिया है। लेकिन अब ट्रैक यूटिलाइजेशन पैटर्न ऑफ बेनिफिशरीज विजिटिंग नॉन पेरेंट पॉलीक्लिनिक, अब उनका सब कुछ हिसाब किताब रहेगा। और पॉलीक्लिनिक डिपेंडेंसी रिपोर्ट, नो सच रिपोर्ट वाज अवेलेबल। पहले पॉलीक्लिनिक डिपेंडेंसी यानी इस पॉलीक्लिनिक पे कितनी डिपेंडेंसी है उसकी कोई रिपोर्ट होती नहीं थी। अब जो एग्जैक्ट डिपेंडेंसी है वो सभी ECHS पॉलीक्लिनिक की वो ECHS के सॉफ्टवेयर में दिखाई देती है। तो दोस्तों, 2 सितंबर 2024 को ये लेटर जारी हुआ था, जिसके जरिए 13 महत्वपूर्ण बदलावों की लिस्ट जारी हुई थी। तो ये बदलाव ECHS लाभार्थियों की ज़िंदगी को आसान बनाते हैं। वो अब आसानी से अपना इलाज पा सकते हैं, आसानी से रेफरल ले सकते हैं, और बार बार उनको ECHS पेरेंट पॉलीक्लिनिक या दूसरी पॉलीक्लिनिक में रेफरल के लिए या दूसरे कामों के लिए जाना नहीं होता है। और 70 साल से जो ज़्यादा लाभार्थी उम्र के हैं उनके लिए तो सब कुछ आसान कर दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बदलाव सैनिक जीवन में हुआ है कि जो सैनिक कल्याण के जितने भी कार्य हैं वो अब ऑनलाइन होंगे। मैनेजमेंट पोर्टल पर कराना होगा पंजीयन। ये खबर आई है राजस्थान के जोधपुर से। जोधपुर के जो सैनिक कल्याण अधिकारी है कर्नल DS खंगारोत, उनके अनुसार राज्य सरकार द्वारा सैनिक कल्याण विभाग से संबंधित सभी कार्य ऑनलाइन सैनिक मैनेजमेंट पोर्टल के माध्यम से करना शुरू कर दिया है। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल DS खंगारोत ने बताया कि समस्त गौरव सेनानी, वीरांगनाएं, उनके डिपेंडेंट या माता पिता जो जिला सैनिक कल्याण कार्यालय से संबंधित कार्य करवाना चाहते हैं वे अपने SSO ID के माध्यम से सैनिक मैनेजमेंट पोर्टल में ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य रूप से करवा लें। इसके बाद इनके नवीन परिचय पत्र, डुप्लीकेट परिचय पत्र, शहीद का पैकेज, सेकंड वर्ल्ड वार पेंशन, जो सम्मान भत्ता है और गैलेंट्री अवार्ड से संबंधित जो कार्य हैं वो आवेदन किए जाने हैं। इसलिए सभी जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में आने से पूर्व ई-मित्र या अपने मोबाइल से ऑनलाइन पंजीकरण करवा ले। दोस्तों, राजस्थान में सिंगल साइन ऑन यानी SSO ID चलती है और एक सिटीजन SSO ID बना सकता है। उस SSO ID के अंदर ही एक सैनिक कल्याण के लिए मैनेजमेंट पोर्टल बनाया गया है। सैनिक मैनेजमेंट पोर्टल उसका नाम है। उसमें आपको एक बार रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद जब भी आप सैनिक कल्याण विभाग में जिला सैनिक बोर्ड में जाएंगे तो वहाँ पे यदि आपका रजिस्ट्रेशन किया हुआ होगा तो आपको सभी सेवाएं ऑनलाइन मिलेगी। और अब आपको ऑनलाइन ही उसमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद इन सेवाओं को पाने के लिए जिला सैनिक बोर्ड में जाना है। जाने से पहले आपको
जो भी आपका काम है वो आपको ऑनलाइन किया जाना चाहिए। तो दोस्तों ये थी कुछ सैनिक खबरें, पूर्व सैनिक खबरें। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ अपने साथियों के साथ में, फैमिली पेंशनर्स के साथ में शेयर भी करें ताकि उनको भी जानकारी मिल सके। और आगे भी अपडेट पाते रहने के लिए सैनिक समाचार भारत चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि जो भी सैनिक कल्याण से जुड़ी जानकारी इस चैनल के जरिए पब्लिश की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सब्सक्रिप्शन यानी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है, कोई चार्ज नहीं लगता है, और आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो कोई भी जानकारी से आप वंचित नहीं रह पाएंगे।